Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the depression and freezing point as well as the osmosis along with osmotic pressure. And today we are going to discuss about the next topic, that is the reverse osmosis. Then what is the reverse osmosis and what is the need of the reverse osmosis? अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं what is the reverse osmosis. Actually, the reverse osmosis is generally used for the purification of the saline water in the form of normal fresh water, in the form of the normal drinking water you can say. अब जरूरत क्या है सलाइन वाटर को फ्रेश बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे इतने सारे तालाब हैं, इतनी सारी नदियाँ हैं, इतना सारा अंडरग्राउंड वाटर है, तो क्या जरूरत है कि हम सलाइन वाटर को ही फ्रेश करें? क्यों और सारे वाटर से नहीं होगा? अगर आप जानते हैं वाटर के बारे में तो आपको ये मालूम है कि द amount of drinking water available is very less in this world with respect to the saline water. लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट है हमारे पीने भर के लिए, कम से कम सफिशिएंट है और कम से कम इंडिया में. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी गल्फ कंट्री की, लाइक अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन जगहों पे पानी की थोड़ी शॉर्टेज है. थोड़ी नहीं, थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा शॉर्टेज है. यहाँ पे नदियाँ कम हैं. कुछ एक ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे नदियाँ हैं ही नहीं. अंडरग्राउंड वाटर की भी प्रॉब्लम है. बहुत ज़्यादा डिजर्ट टाइप का एरिया है, नदियाँ नहीं हैं, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तालाब आसानी से नहीं मिलते हैं. तो यहाँ पे पानी पीने के लिए क्या फैसिलिटीज है? पानी पीने के लिए अब इनके पास कहीं बहुत प्रॉपर सोर्स कहें, बहुत अच्छा सोर्स कहें तो कोई अवेलेबल नहीं है. इस वजह से हमारे यहाँ जितनी आसानी से पानी मिल जाता है, इन जगहों पे ये पानी आसानी से नहीं मिलता. तो इन लोगों ने कोशिश क्या किया, यहाँ पे फ्यूल बहुत ज़्यादा था तो क्या थे पानी को उबाल देते थे. बॉयल करने पर वो वेपराइज होता था, उसे रिकंडेंस करके फिर से कलेक्ट कर लेते थे. प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन. अब डिस्टिल करके फिर मिनरलाइज किया जाता था, मिनरलाइज करके फिर से मार्केट में उसे लाया जाता था या फिर कह सकते हैं घरों में पहुँचाया जाता था. इंडिया में मिनरल वाटर कितने का मिलता है? ऑलमोस्ट 20 रुपये लीटर. जहाँ पर पानी हर जगह पे अवेलेबल है. किसी के घर पे जाओ और कह दो भाई 2 लीटर पानी दीजिए, तो आसानी से वो घर में से निकाल के दे देगा. इंडियन कल्चर ऐसा है कि कोई मना नहीं करने वाला. लेकिन अगर हम बात करें इन जगहों की जहाँ पर कि पानी आसानी से अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर इतना आसानी से पानी नहीं मिलता. अब जब इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पर पानी आसानी से मिलता है वहाँ 20 रुपये लीटर बिक रहा है, तो इन जगहों पे क्या हालत होगी? पानी बहुत मुश्किल हो रहा था. यानी कि पानी वहाँ पे कुछ जगहों पे तो ऐसी कंडीशन है कि पानी का कास्ट पेट्रोल के कास्ट से ऊपर था. अब इससे बचने के लिए वहाँ पे इस तरह के डिवाइसेज जो हैं उन्हें यूज किया गया, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को यूज किया गया. नॉर्मली हमारे घरों पे जब ये यूज होता है इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस की जगह इसके शॉर्ट नेम यानी आरओ से ही जानते हैं. आप लोगों के घर पे भी हो सकता है आरओ लगा हो, आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम. यहाँ पे यही है रिवर्स ऑस्मोसिस. अब इससे कैसे प्यूरिफाई करते हैं? जब हम बात करते हैं इस सिस्टम की, दिस इज द सेटअप फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस. फिगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, वहां पर भी है. यहाँ पे एक तरफ सलाइन वाटर रख दिया, एक तरफ फ्रेश वाटर. Surely the fresh water has the lower concentration than the saline water, and if it is so, the solvent will move from the lower concentration, lower solute concentration to the higher solute concentration. यानी वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने लगेगा, फ्रेश वाटर से सलाइन वाटर की तरफ होने लगेगा. And which force is responsible for such movement? The force is called the osmotic pressure. अब यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करते हैं और श्योरली ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल, प्रेशर एक्सटर्नल. अब ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, अगर ऐसी कंडीशन आई, पाई जो है पाई की वजह से यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे राइटवर्ड. ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट आपने प्रेशर एक्सटर्नल लगाया तो ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और अगर ऐसी कहीं कंडीशन आ गई कि पाई इक्वल टू पी एक्सटर्नल यानी वर्क द प्रेशर वर्किंग राइटवर्ड इक्वल टू प्रेशर वर्किंग लेफ्टवर्ड, देन द रिजल्टेंट प्रेशर विल बी जीरो. वेक्टर क्वांटिटी होती है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर. तो यहाँ पे प्रेशर जीरो हो गया. इस कंडीशन में ऑस्मोसिस रुक जाएगा.
एक्चुअली ऑस्मोसिस रुक नहीं जाएगा, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप होगी। द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इन द राइटवर्ड डायरेक्शन दैट मींस टुवर्ड्स द सैलाइन वाटर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें दैट पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तब क्या होगा? तब प्रोसेस उल्टे डायरेक्शन में चलने लगेगा। अभी तक क्या हो रहा था? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सैलाइन फ्रेश वाटर जो था वो सैलाइन वाटर की तरफ जा रहा था, और ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर एक्सटर्नल ज्यादा होने की वजह से सैलाइन वाटर का सॉल्वेंट यहां से निकल के फ्रेश वाटर की तरफ आने लगेगा। और इस तरह से ये फ्रेश वाटर का कंटेंट जब बढ़ेगा, यहाँ पे आप एक कंटेनर लगा के यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। सो इन दिस वे यू कैन प्यूरिफाई द वाटर। अब आपके घरों में जो आरओ लगे रहते हैं उनमें एक मोटर लगी रहती है। मोटर का क्या काम होता है? यही प्रेशर एक्सटर्नल जनरेट करना, प्रेशर को जनरेट करते हैं। लेकिन बल्कि अमाउंट में अगर वाटर बनाना है, बड़े अमाउंट में वाटर प्यूरिफाई करना है, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं? एक लोडिंग टैंक डेवलप कर लेते हैं, एक बड़ी सी टैंक बना देते हैं, इतना बड़ा और इतना हाइट पे कि उससे जनरेट होने वाला प्रेशर यानी प्रेशर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। अब यहाँ पे ये सेटअप है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और किस पर्पज के लिए यूज होता है। अब आपको जो नॉर्मली बोर्ड में थी ये क्वेश्चन कई बार से आया नहीं है, लेकिन कई सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है और उसमें ये फिगर बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस। सो दिस इज द कंडीशन, this is the condition of the reverse osmosis, that means the pressure external must be greater than the osmotic pressure। अगर pressure external osmotic pressure से ज्यादा है then that is called, that will be the reverse osmosis, that is the condition of the reverse osmosis। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि what artificial semi permeable membrane is used। इसमें semi permeable membrane क्या यूज होता है? तो यहाँ पे semi permeable membrane जो यूज होता है वो होता है सेल्यूलोज एसीटेट। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होता है सेलुलोज एसीटेट। एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी किसी लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता, इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। और यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आता है तो लिख देता है ऑप्शंस में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। और आपको तो ये पता चलता है कि हाँ ये तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए है, लेकिन वाटर प्यूरिफिकेशन में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन बैक्टीरिया किलिंग हो सकती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको मारना हो सकता है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, गंदगी को साफ करना। यहाँ पे ये गंदगी साफ नहीं करता, ये किसी बैक्टीरिया को नहीं मारता, सिर्फ क्या करता है इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर देता है। यानी इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, इट इज द प्रोसेस कॉल्ड डीसैलिनाइजेशन। Then this is the process for the desalinization of water। वाटर में जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उन इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी द रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। अंडर व्हाट कंडीशन इट प्रोसीड्स? इट प्रोसीड्स अंडर the condition when the pressure applied, that means the pressure external is greater than the osmotic pressure। What is the semi permeable membrane used? That is the cellulose acetate। And the last one, what is the purpose? That is desalinization of water। वाटर में से सैलाइंस यानी वाटर में से इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आई थिंक आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेज। जो भी मॉलिक्यूलर मासेज को कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए जो सबसे आसान प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड में अगर हम देखें तो मैंने कल कहा था द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द बेस्ट मेथड। रीजन मैंने आपको बताया था, वो आपने लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। हम देख रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मासेज। एबनॉर्मल क्या है? जो नॉर्मल ना हो वही एबनॉर्मल, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें। अब यहाँ देखिए, अगर हम ग्लूकोज के लिए लेते हैं C6H12O6, अगर ये 1 मोल है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 1 अवोगाड्रो नंबर।
और जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद भी ये ग्लूकोज ही रहेगा और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 अवोगाड्रो नंबर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती है और ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेंटेन रहते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से निकालना बड़ा आसान है और बहुत एग्जैक्ट निकलता है। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट द सोडियम क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl-, सोडियम एंड क्लोराइड। अब इस प्रोसेस में देखिए, अगर हमने 1 नंबर अवोगाड्रो इसमें डाला NaCl, तो टूटने के बाद अगर हम मान लेते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, पूरी तरह से NaCl ब्रेक करके Na+ और Cl- में आ गया, तो कितना Na+ बनाएगा, 1 अवोगाड्रो नंबर। कितना Cl- बनाएगा, 1 अवोगाड्रो नंबर। यानी आपने डाला तो पार्टिकल 1 अवोगाड्रो नंबर, 1 कितना गया, 2 अवोगाड्रो नंबर। अब आपने 1 अवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स डाले जो कि 2 अवोगाड्रो नंबर हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अब 1 मोल से 2 मोल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स हो जा रही है, तो मॉलिक्यूलर मास उसके बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या सही आएगा। एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो NaCl का ना आके Na+ और Cl- का एक एवरेज वैल्यू आ जाता है, एंड दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एसोसिएशन हो जाए, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द कंपाउंड CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड, in presence of a non-protic solvent like benzene, toluene or something like that, what happens, the dimerization of the compounds takes place. And in this way, if you have put 1 number of Avogadro and 1 mole of particles, it turns in the form of half number of Avogadro, क्योंकि 2 मिलकर 1 बना रहे हैं ना, 1 से तो आदमी बनेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हुई तो स्योरली मॉलिक्यूलर मास फिर से गलत आएगा। सो इन द केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब 2 चीजों का मिलना, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना। इन द केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द पार्टिकल, द नंबर ऑफ रिजल्टेंट पार्टिकल और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, so the different number whatever actually added, and as a result the normal molecular masses are not obtained by the calculation of the colligative property method, and this is called the abnormal molar masses। इस तरह से जो भी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मासेज आते हैं दे आर कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलर मासेज। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक करेक्शन फैक्टर की जरूरत होती है। जो वेरिएशन यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 टाइम्स हो गए, अगर इसे 2 से डिवाइड कर देते तो क्या होता, सही आ जाता। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो सही आंसर आ जाता। लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से डिवाइड करना है, जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे तो मैंने 100% डिसोसिएशन दिखा दिया, हो सकता है 20% हो रहा, हो सकता है 40% हो रहा, हो सकता है 60% हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। इस करेक्शन फैक्टर को जिन्होंने दिया उनके नाम पे, इसका नाम है वन हाफ फैक्टर। हाउ विल यू कैलकुलेट द वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर इज कॉल्ड, इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई, और वन हाफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने ऑब्जर्व किया डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कॉल्ड द वन हाफ फैक्टर। और लास्ट फार्मूला है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय बिफोर डिसोसिएशन। ये 3 फार्मूले के बेसिस पे आपको निकलता है। मैं लास्ट वाले फार्मूले पे क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं और आपको आगे जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं लास्ट फार्मूले पर, यानी वन हाफ फैक्टर आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। याद करने के लिए बेटर होता है ए अपॉन बी। ए मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन, बी अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, देन इट इज द आई इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द आई। आई मीन्स वन हाफ फैक्टर। फाइंड वन हाफ फैक्टर फॉर K2SO4 हैविंग 65% डिसोसिएशन। यानी K2SO4 सिर्फ 65% डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। इनके लिए वन हाफ फैक्टर हमें निकालना है। मान लेते हैं द नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल्स। इनिशियली आपने K2SO4 कितना ऐड किया, कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 4, लेकिन हम 100 मान रहे हैं जिससे परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 100। चाहे तो इसकी जगह अल्फा बीटा गामा कुछ अल्फाबेट भी ले सकते हैं। और एट टाइम t, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस। श्योरली रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा। देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 0 ईच। अब आफ्टर डिसोसिएशन एट टाइम t, कितना डिसोसिएशन इसका हो रहा है 65%। तो बचेगा कितना 100 माइनस 65, दैट इज 35। 65% डिसोसिएशन हो गया, 35 रिमेन किया। और ये कितना बनेगा, अब यहां देखिए एक K2SO4 से ये 2 पोटेशियम आयंस बन रहे हैं, यानी 2 टाइम्स पोटेशियम आयन बन रहे हैं। कितना डिसोसिएट कर रहा है 65, बनेगा कितना 2 टाइम्स ऑफ द 65, यानी 2 इंटू 65, दैट इज 130। अब बचा आपका सल्फेट। देखिए एक पोटेशियम सल्फेट से एक सल्फेट बन रहा है, यानी जितना ये डिसोसिएट होगा इतना ही ये सल्फेट बनेगा। क्या करें 65 डिसोसिएट हो रहा है तो बनेगा ये कितना 65। अब निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ आई। और वैल्यू ऑफ आई क्या है, द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। मैंने सिर्फ ए बाई बी लिख दिया है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, K2SO4 के हैं 35, पोटेशियम आयन के हैं 130, सल्फेट आयन के हैं 65, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, बिफोर डिसोसिएशन पोटेशियम सल्फेट के हैं 100, और प्रोडक्ट तो बने ही नहीं थे, यानी इनके 0 0। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 130 प्लस 65, दैट इज 230 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 2.3। वन हाफ फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दो नंबर्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं और रेशियो बस ये निकल रहा है। देन दिस इज द वन हाफ फैक्टर फॉर द K2SO4 हैविंग 65% डिसोसिएशन। कुछ क्वेश्चंस इस पे खुद से कॉल करके देखिए, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और साथ में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।